नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेप स्टडी सेंटर व यूपीएससी थिंकर पर। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी ने अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान भी बहुत अच्छी तरीके से रखा होगा। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं, हम आपको बता दें, आज आपका ये भारत की भौतिक संरचना वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिस चैप्टर में हम क्या चर्चा करेंगे आज, जो हमारे जो द्वीपीय तट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, हमारे भारत की जो प्रमुख भूकंपीय इलाके हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये प्रकार की समस्या हो रही है। तो चलिए करते हैं हम अपना क्लास स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के जो पूर्वी तटीय मैदान है उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है। तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? बंगाल की खाड़ी और पूर्वी जो तटीय मैदान है वो आपको बंगाल की खाड़ी वाला इलाका, साथ ही साथ आपको पूर्वी घाट के बीच में देखने को मिल जाएगा। इस मैदान का विस्तार आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में, यानी कि 3 राज्य जो है मित्रों वो आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में आपको इस मैदान का विस्तार देखने को मिल जाएगा। इस मैदान के तटीय भाग में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है जिसे सुंदरबन डेल्टा, यानी कि आपने सुना भी होगा सुंदरबन डेल्टा, जो किस वृक्ष के कारण उसका नाम सुंदर पड़ा हुआ है, सुंदरबन। तो जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर हम आपको कमेंट करके बताएंगे उसका राइट आंसर क्या है। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यहाँ पे पाए जाते हैं। पूछा भी जा सकता है कि कौन से घाट में विश्व के बड़े बड़े डेल्टा पाए जाते हैं, तो वो पूर्वी घाट है जहाँ पर विश्व के प्रमुख बड़े बड़े डेल्टा जैसे सुंदरबन डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी नदियों का डेल्टा उल्लेखनीय है। इस तटीय मैदान की उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पूर्वी तटीय मैदान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो आपको याद रखना होगा टर्शियरी युग और आधुनिक युगों की जलोढ़ मिट्टी एवं निक्षेपों से हुई है। यानी कि जो टर्शियर युग था उस जमाने की जो मिट्टी है और वर्तमान युग की जो मिट्टी है उनके अवसादों और निक्षेपों से इस पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। कहीं कहीं छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इस मैदान का तट कम कटा फटा है, यानी कि ज़्यादा वैसे नहीं है कि आपने देखे होंगे फटे पुराने कपड़ों जैसा, वैसा नहीं है। नदियों के डेल्टा के सामने बंगाल की खाड़ी में रेत की पट्टी पाई जाती है, ये याद रख सकते हैं आप। नदियों के डेल्टा के सामने बंगाल की खाड़ी की रेत की पट्टी पाई जाती है। चिल्का झील इस तट की सबसे बड़ी लैगून झील है। पूछा भी जा सकता है आपको कि पूर्वी तटीय मैदान की सबसे बड़ी लैगून झील का नाम क्या है, तो चिल्का झील आपको याद रख लेना है। चिल्का झील किस राज्य में है, कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर बताएं। महानदी के डेल्टा के पश्चिम में स्थित चिल्का झील की लंबाई 65 किलोमीटर की चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। 65 किलोमीटर जो आपको लंबाई है और 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच तट के पास कोलेरू झील आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। कौन सी झील है मित्रों? कोलेरू झील आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आपको पुलिगढ़ झील देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको भूलना नहीं है, अगर आप भूलेंगे तो आपको एग्जाम में नुकसान होगा। इंपॉर्टेंट बात होगी आपकी सबसे पहली, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। सेकंड हो जाएगा आपका कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर ये पूर्वी तटीय मैदान आता है। थर्ड हो जाएगा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा जो हैं आपको पूर्वी तटीय मैदान में पाए जाते हैं, जिनमें आपको सुंदरबन का डेल्टा जो सुंदरी वन, जो सुंदरी वृक्ष होते हैं उसके कारण इनका नाम सुंदरबन पड़ा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की डेल्टा के लिए ये उल्लेखनीय है। इसके अलावा इस मैदान की उत्पत्ति जो है टर्शियरी युग तथा आधुनिक युग की नदियों के द्वारा जो निक्षेप और अवसाद लाए गए हैं उससे इसका निर्माण हुआ है। नदियों के डेल्टा के सामने बंगाल की खाड़ी की जो एक रेत की पट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। चिल्का झील जो पूर्वी तटीय मैदान की सबसे बड़ी लैगून झील है हो जाएगी। साथ ही साथ आपको याद रखना है गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच आपको कोलेरू झील देखने को मिलेगी और आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर पुलिगढ़ झील आपको दिखाई दे जाएगी। देखने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे, देखिए अभी हमने बात की पूर्वी तटीय मैदान की, जितना हाईलाइट किया है उतना आपको नोट डाउन करना है और वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। बात करेंगे हम भारतीय द्वीप समूह की। आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और बहुत सारे द्वीप समूह हमारे भारत के पास हैं। तो हम बात करेंगे, आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत के पास 615 द्वीप हैं, जिनमें से 572 बंगाल की खाड़ी में, 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। यानी कि टोटल भारत के पास 615 द्वीप हैं, जिनमें से 572 सबसे ज़्यादा द्वीप बंगाल की खाड़ी में हैं, क्योंकि आपको मालूम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में ही है, और 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के 572 द्वीपों में से, सुनाई दे रहा है, 572 द्वीपों में से केवल 36 द्वीपों पर ही लोग आबादी है, यानी कि इंसान रहते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति टेक्टोनिक से है जो लावे के बने हुए हैं। आपको याद रखना है, टेक्टोनिक जो एक प्लेट है जो लावे के बने हुए हैं, उससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। पूछा भी जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई थी, तो टेक्टोनिक जो प्लेटें रही हैं जो लावे की बनी थी वो उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर जो में स्थित द्वीपों के अतिरिक्त बहुत से द्वीप तट रेखा के निकट स्थित हैं। गंगा के डेल्टा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में बहुत से तटीय द्वीप हैं। कहाँ कहाँ? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में आपको बहुत सारे तटीय जो द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे। इंपोर्टेंट बात, भारत के पास टोटल मिला के 615 द्वीप समूह है, जिनमें से 572 आपको बंगाल की खाड़ी, उसके अलावा जितने बचे 43 द्वीप समूह जो अरब सागर में आपको देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 572 द्वीपों में से केवल 36 द्वीप ही ऐसे हैं जहां पर लोग या फिर इंसान बसते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी के द्वीप की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है मित्रों कि बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीप, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या आता है, पहले सुन लीजिए, ये पहले सुनिए। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह को सुन लीजिए, ये क्वेश्चन आता है इधर पे। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा करता है? अंडमान से निकोबार को अलग करने के लिए कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। पश्चिम बंगाल के तट से अंडमान निकोबार द्वीपों की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है पश्चिम बंगाल के तट से। और भारत के सुदूर दक्षिण स्थान इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। ग्रेट निकोबार के किस बिंदु पर स्थित है? तो दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और जो कहां पर है मित्रों? जो ग्रेट निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। वर्ष 2004 में सुनामी से यह समुद्र में डूब चुका है, इसके भी आप जानकारी रख सकते हैं। अंडमान जो है उष्णार्द्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है? उष्णार्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। साल भर औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जल समीर के प्रभाव के कारण तापमान की भीषणता में कमी पाई जाती है। किसके कारण? जल समीर के कारण यहाँ के तापमान की जो भीषणता है उसमें क्या पाई जाती है? कमी। अधिकतर वर्षा गर्मी के मानसून के मौसम में होती है। अधिकतर वर्षा मध्य मई से लेकर मध्य सितंबर, मध्य नवंबर से दिसंबर के दौरान होती है। कहाँ से कहाँ तक? मध्य सितंबर, मध्य नवंबर से दिसंबर के दौरान होती है। वर्षा सामान्यतः मानसूनी प्रकार की होती है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कैसी होती है वर्षा? मानसूनी, जैसे हमारे यहाँ होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भाग घने जंगलों से ढके हुए हैं, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। सागरों में बहुत सी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, याद रख सकते हैं आप। 242 प्रकार की चिड़ियां इन द्वीपों में पाई जाती हैं, इसलिए इन द्वीपों की चिड़िया का स्वर्ग भी कहा जाता है। पूछा भी जा सकता है कि चिड़िया का स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। इसके अलावा सभी द्वीप ज्वालामुखी से प्रभावित रहे हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप पर स्थित है, ये आपको याद रख लेना है। कहाँ पर है मित्रों? बैरन द्वीप पर आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर आप भूलेंगे तो शायद नुकसान हो जाएगा। कहाँ पर है मित्रों? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक बैरन द्वीप है, वहां पर ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इंपोर्टेंट बात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। दूसरी बात, 572 इसके टोटल द्वीप हैं। तीसरी बात हो जाएगी यहाँ पे जो दक्षिणतम पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है वो आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा। चौथी बात, अंडमान और निकोबार को अलग करने के लिए 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। इस बात को आपको याद रख लेना है, ठीक ना, भूलना नहीं है। अगर आप भूलेंगे तो शायद मेरे ख्याल से नुकसान हो। चलिए, तो आप इतनी बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे द्वीपों को देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पे अंडमान सी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये कार निकोबार है। द डिग्री 10 डिग्री चैनल जो है आपको बताया गया है कि इसके माध्यम से निकोबार और अंडमान अलग होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे आपको लास्ट वाले बिंदु पे आपको इंदिरा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बैरन जो आपको बताया गया है कि जो एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे पाया जाता है, आपको जानकारी हो अगर। और सिग्नल पीक, नॉर्थ अंडमान, ये तो नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे पाया जाता है। तो बैरन द्वीप जो है जहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ये ग्रेट निकोबार एक ऐसा क्षेत्र है, आपको जानकारी होनी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। इसके बाद इंदिरा पॉइंट भी आपको याद रखना है, जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, जो 2004 में सुनामी के कारण डूब गया था। यहाँ पे आपको कोरल रीफ अर्थात जो वो होती है ना, क्या कहलाती है, उसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे, जिससे हम समझ पाएँ कि आप लोग जानते कि नहीं। और यहाँ पे एक आपको माउंट हैरियत यहाँ पे देख रहा होगा, ये मणिपुर पहला कहलाता था, अब इसको हैरियत कर दिया गया है और इसका कुछ नामकरण भी किया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका नया नामकरण क्या किया गया है, ठीक ना। चलिए,
उसके बाद आप लोग बैकलैंड ज्वालामुखी के अतिरिक्त नारकोंडम भी एक सक्रिय ज्वालामुखी रहा है। ये बात याद रख सकते हैं आप लोग कि बैकलैंड जो बैरल जो ज्वालामुखी है उसके अतिरिक्त भी एक नारकोंडम भी एक सक्रिय ज्वालामुखी रहा है। यह द्वीप अंडमान द्वीप से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह से 18 द्वीप हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप आते हैं, तो 18 द्वीप समूह आते हैं, जिनमें से 11 द्वीपों पर लोग रहते हैं। निकोबार द्वीप समूह में बहुत सी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की मुख्य फसल जो है, आपको जानकारी के लिए बता दें, चावल है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य फसल क्या है, तो चावल है। इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी और अनानास प्रमुख नकदी फसलें हैं। केला, पपीता, आम, अमरूद के बगीचे भी अंडमान निकोबार में विकसित किए गए हैं। मुख्य फसल को याद रखेंगे आप लोग कि चावल है, और भी आप सिंपल सी बातें हैं, केला, पपीता, आम वगैरह वगैरह यहाँ पे क्या किए गए हैं, उगाए गए हैं। अब बात करेंगे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में निरंतर कमी हो रही है। इन द्वीपों में रहने वाली अधिकतर जनसंख्या आसपास के देशों से आकर आबाद हुई है। यहाँ की जनसंख्या में आदिवासियों के अतिरिक्त बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका तथा भारत के तमिलनाडु आदि राज्यों से आकर लोग आबाद हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनजाति में आपको जारवा, ओंगेज, निकोबारी, सेंटिनेलीज, ये बहुत खतरनाक जनजाति होती है, जिसका मैं इतने दिनों से जिक्र कर रहा हूँ। जो इंसानों को खा लेने वाली जनजाति का नाम है सेंटिनेलीज। ये जनजाति जो होती है इंसानों को खा जाती है। यानी अगर आप कभी यहाँ पे गए तो आप अगर इन जनजाति के सामने आए तो आपको काट पीट के ये पका लेंगे। समझ में आया ना? तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको भी मौका मिले अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने का, तो प्लीज़ इस जनजाति के सामने मत जाइएगा, नहीं तो फिर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेंडुर सागरीय बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व के सबसे बड़े रोवर पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था एक रिजर्व के बारे में। तो जो ये रिजर्व पार्क है, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी क्या पाए जाती है मित्रों? भूलना नहीं है, रोवर पाए जाते हैं। रोवर मतलब होता है केकड़ा पाए जाते हैं। ये केकड़े अपने शक्तिशाली पंजों न केवल नारियल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, बल्कि इसके खोपड़े को तोड़कर नारियल का जो अंदर का भाग होता है उसको भी खा जाते हैं। यानी कि इतने बड़े बड़े होते होंगे। आपने कितना बड़ा केकड़ा देखा है? ऑनलाइन आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, कितना बड़ा केकड़ा अभी तक आप लोगों ने देखा हुआ है। अगर आपने उससे बड़ा केकड़ा देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो आप सभी देख ही पा रहे होंगे ये केकड़ा किस प्रकार होता है। इसका नाम है जेंट रोवर क्रैब। आप लोग देख पा रहे होंगे ये इंसान से कितना बड़ा है। अगर किसी के सिर पकड़ ले तो सिर काट के ही खा जाए, ठीक ना। चलिए, इसके बाद बात करेंगे हम अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह की। तो अरब सागर में स्थित भारत के 43 द्वीप हैं। कितने हैं अरब सागर में? भारत के कितने द्वीप हैं आपसे पूछा जाए तो आपको याद रख लेना है 43 द्वीप आपको देखने को मिल। तो अरब सागर में टोटल मिला के 43 द्वीप जो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जिनमें से केवल 10 द्वीपों पर लोगों की आबादी आपको दिखाई दे जाएगी, जहाँ पर आप भी जा सकते हैं और लोग भी जाते हैं। केरल राज्य के कलिकट वर्तमान में कोझिकोड नगर से सबसे निकट द्वीप एवं लक्षद्वीप की निकटतम दूरी 109 किलोमीटर है। अगर आप जाना चाहें तो केरल राज्य के कलिकट जाइए। कलिकट से आपको 109 किलोमीटर नाव से जाया जाएगा और आप वहां पे पहुंच जाएंगे। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। इसका नाम एक द्वीप पर स्थित है, यानी कि एक द्वीप है कवरत्ती नाम का, वहां पे उसका नामकरण किया गया है। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप समूह को मालदीव समूह से अलग करता है। पूछा भी जा चुका है कि लक्षद्वीप समूह को मालदीव समूह से किस प्रकार अलग किया जाता है, तो वो समूह जो है वो डिग्री चैनल का नाम याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव समूह से अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप इनमें से सबसे बड़ा द्वीप है, आपको याद रख लेना है, जिस पर लाइट हाउस और जलवायु विभाग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रयोगशाला स्थापित है। यानी कि जलवायु मतलब क्या होता है कि जब कभी भी भारत में अगर तूफान वगैरह आ रहा है तो उसके संबंध में जो सूचना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कौन सा द्वीप है आपको याद रख लेना है? मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय। और सेकंड आपको ये याद रखना है यहाँ पे एक लाइट हाउस है। अगर आपने कोई मूवी देखी हो, दक्षिण भारत की एक मूवी है जहाँ पे वो एक बोरी मतलब जानते हो जो बोल नहीं पाती एक लड़की, वो सुन भी नहीं पाती है वो लड़की। एक लाइट हाउस मतलब होता है जहाँ पे सबसे पहले लाइट जलाई जाती है, आप समझ गए होंगे। प्रवाल भित्तियों के बने लक्षद्वीप समूह की उपजाऊ मिट्टी का अभाव है। क्यों? ये प्रवाल भित्तियों से बने हैं। लक्षद्वीप जो है वो किससे बना हुआ है अगर आपसे पूछा जाए तो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। नारियल यहाँ की मुख्य नकदी फसल है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य फसल क्या हो जाएगी? आपकी चावल। अधिकतर लोग मछली पकड़ने और पर्यटन का यहाँ पे काम करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं और खाते हैं और ऐश करते हैं, बस इसके अलावा यहाँ पे कोई काम धंधा उनको नहीं है। तो चलिए फिर आप लोग करिए स्टार्ट और मुझे बताइए कि भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा द्वीप माना जाएगा।
चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। आप ये समझ ही गए होंगे, अरब सागर में स्थित भारत के 43 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 द्वीप हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको जाना है तो कलिकट राज्य, जो कलिकट है केरला में, वहाँ से आप सबसे पास आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा। तो आप जाइएगा ज़रूर घूमने के लिए, मज़ा लीजिए, जो आपको करना है कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम सबसे पहले मित्रों, तो अब देखेंगे हम अपतटीय द्वीप के बारे में। अपतटीय मीन्स होता है जैसे भारत में जो है, अगर हम बात करें गंगा के पास में, तो गंगा नदी के डेल्टा के सामने बंगाल की खाड़ी में तथा खंबात की खाड़ी में प्रायद्वीप भारत के तटों में बहुत से छोटे बड़े द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। इन द्वीपों में अगर हम बात करें पश्चिम की ओर अरब सागर में काठियावाड़ प्रायद्वीप, कहाँ मित्रों, पश्चिम की ओर, आप लोग याद रख सकते हैं, अरब सागर में काठियावाड़ प्रायद्वीप के तट पर पिरम, भैंसाला द्वीप, बैदा, नोरा, पिरोधान, करुणभार, खड़िया बेट, आलिया बेट, तापी के मुख के सामने आपको बहुत सारे द्वीप देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि सागर में काठियावाड़ प्रायद्वीप के तट पर पिरम, भैंसाला द्वीप, बेदा, नोरा, पिरोधौन, करुणधार, खड़िया बेट, ये सभी आलिया भट्ट का नाम नहीं है, ये आलिया बेट है, नहीं तो आप आलिया भट्ट को एक द्वीप बना के छोड़ दें, ठीक ना। तो बात करेंगे हम मुंबई के पास आपको बुचिड़ द्वीप देखने को मिल जाएगा, एलिफेंटा द्वीप देखने को मिल जाएगा, करज क्रॉस द्वीप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंगलोर बंदरगाह के तट पर आपको भटकल, पीजन कॉक और सेंट मैरी द्वीप, मन्नार की खाड़ी में आपको क्रोकोडाइन द्वीप, अडंडा द्वीप, अडुंडा द्वीप, पुलिकट के पास आपको श्रीहरिकोटा, चिल्का झील के पास परिकुड द्वीप, महानदी ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा के सामने आपको शॉर्ट द्वीप, व्हीलर द्वीप तथा सुंदरवन डेल्टा के सामने गंगा सागर और सागर द्वीप में उल्लेखनीय है। यानी कि आपको ये इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी होंगी यहाँ पे कि कौन सा द्वीप किस महासागर में है। खैर महासागर तो हमारे पास नहीं है, दक्षिण में है हिंद महासागर, किस सागर में है, किस खाड़ी में है, किस नदी वाले क्षेत्र में है, ये आप ध्यान रखेंगे कि मन्नार की खाड़ी में कौन सा, जैसे क्रोकोडाइन है, अडंडा द्वीप है, या फिर जो भी द्वीप है, पुलिकट के पास आपको चिल्का झील के पास परिकुंड द्वीप, जितने भी द्वीप आपको देखने को मिलेंगे उन द्वीपों की जोड़ी मिलाने के लिए, या फिर ये भी पूछा जा सकता है यह द्वीप या फिर इनमें से कौन सा द्वीप यहाँ पर स्थित नहीं है। इसके बाद बात करेंगे हम भारत में भूकंप के क्षेत्र की, कि भारत में आखिर जो भूकंप वाला इलाका है कितना है, कैसा है, किस प्रकार से यहाँ पे भारत में भूकंप वाले इलाके में फैले हुए हैं। तो भारत की जो भूपटल की चट्टानों में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं, सभी को जानकारी होगी कि जब पृथ्वी की जो चट्टानें हिलेंगी तभी तो भूकंप आएगा यार। उसके बाद भूपटल की चट्टानों पर जो आंतरिक बल के कारण तनाव उनकी सहन शक्ति से अधिक बढ़ जाए तो उनमें भ्रंश पड़ जाते हैं, यानी दरार पड़ जाती हैं। भ्रंश पड़ने से भूकंप आते हैं और भूकंप प्रायः भौतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। भौतिक तो आप समझते होंगे, कभी ज्वालामुखी फट जाता है, तो कभी सुनामी आ जाती है। और मानव क्या होता है कि मानव बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे लार्ज हेड्रन कोलाइडर वगैरह, आपने एक नाम नहीं सुना है तो हमारी महेश बणवाले वाली जो सीरीज चली थी उसमें आप जान के देख सकते हैं। भूकंप आने के मुख्य कारणों में आपको ज्वालामुखी उद्गार, चट्टानों में बलन तथा भ्रंश का पड़ना, भूपटल की प्लेटों का खिसकना। आपको मालूम है कि जो यूरेशियाई प्लेटें हैं वो क्या कर रही हैं, एशियाई प्लेटों को क्या कर रही है, टेक्टोनिक प्लेटों को धक्का दे रही हैं, जिस कारण से हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। और समय समय पर हिमालय वाले पर्वत पर क्या होता है मित्रों, क्या होता है वहां पर, 2 मिनट, इसके बाद आप समझ ही गए होंगे 3 प्रकार से मुख्य कारण हैं। अगर बात करें भूकंप आने की तो चट्टानों में बलन पड़ना, ज्वालामुखी का उद्गार, साथ ही साथ मानवीकरण और भूपटल की जो प्लेटों का खिसकना आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना में कई छोटी प्लेटों का संयोजन पाया जाता है और प्लेटों की सीमा पर भ्रंश एवं बलन की प्रक्रिया होती है, जिनके फलस्वरूप पृथ्वी पर बहुत से भूकंप आते रहते हैं। इन भूकंपों की बारंबारता हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी भारत के मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य, गुजरात के रणकक्ष और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिक तीव्रता में भूकंप आते हैं। भारत में अधिक तीव्रता के भूकंप कुछ जो आपको हम अभी आप चित्र में दिखाएंगे, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि भारत में कितने प्रकार से भूकंप आते हैं, क्या क्या कारण हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये इलाके कुछ जहाँ पे भारत के मुख्य रूप से कुछ भूकंप आ जाते हैं, अगर नहीं ये दूसरा वो है क्या कहते हैं 8 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप वाला इलाका है, तो आप यहाँ पे देख सक रहे होंगे इसकी राजधानी, जो अगर हम बात करें लक्षद्वीप की तो ये देखिएगा यहाँ पे राजधानी हो जाएगी। ये 8 डिग्री चैनल जो है मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप को अलग करने का काम करता है, ये आपको याद रख लेना है, भूलना नहीं है, भूलने से आपको शायद नुकसान हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम आप सभी के लिए कि यानी कि अधिक तीव्रता वाले हिमालय पर्वत में आते हैं
यानी कि जो बहुत ज़्यादा भूकंप तीव्र होते हैं, जो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, आपने सुना होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, मिजोरम में जो भूकंप आते हैं वो हिमालय वाले इलाके में ही आते हैं। चलिए, उसके बाद प्रायद्वीप भाग में यदा कदा कमजोर तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में आ जाता है, लखनऊ में आ जाता है कभी कभार। भूकंपों की तीव्रता के आधार पर भारत को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ये बात आपको एग्जाम में आ सकती है। भारत के लगभग 60% क्षेत्रफल पर मंद तीव्रता के भूकंप आते हैं, जो हमें झटके महसूस नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ भारत की एक पेटी, जिसकी लंबाई 3500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 500 किलोमीटर है, तीव्र गति के भूकंपों से प्रभावित होती है। पिछले 100 वर्षों में आने दो, कोई मतलब नहीं हमें। अगर हम बात करें भूकंप को किससे मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर एक सिस्मोमीटर की सहायता से नापी जाती है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। कैसे नापी जाती है? सिस्मोमीटर की सहायता से भूकंप को नापा जाता है। यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से मुख्य रूप से भूकंप आते हैं। अगर हमारे भारत की बात करें तो आप यहाँ पे सोपोर में देख पा रहे होंगे भूकंप को, कंगारा में देख पा रहे होंगे 1905 में आया है, किन्नौर में आपको 1975 में, उत्तरकाशी में 1991 में, चिंरौली में 1999 में, डुमरा, शिलोंग, डुबरी, डुबरा है ये शायद, होजा ये 1947 यहाँ पे, 50 में, 75 में, 76 में, जबलपुर में 1997 में भूकंप आया था। मैंने आपको बताया था कि जबलपुर वाले इलाके में भूकंप आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी जो खदानें हैं जो चूना पत्थर की, इसलिए यहाँ पे भूकंप आ जाते हैं। भुज में आया है और अंजर में आया है, लातूर में आया है, भंदरचलम में आया है और कोयाना में आया है। ये देख पा रहे होंगे आप, होजा वगैरह सब कुछ कहाँ कहाँ भूकंप आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दक्षिण भारत में कोई और भूकंप नहीं आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि भूकंप आया कब नहीं आया ये, लेकिन यहाँ से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम बात करें कि कौन सा भूकंप अत्यधिक गंभीर होता है, कौन सा निम्नतम होता है। तो अगर किसी भी भूकंप का रिक्टर पैमाने पर 8 से ऊपर का अगर आंकड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन अगर उससे कम होता है तो गंभीर हानि होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। उससे और कम में भी लोगों को हानि होती है मध्यम प्रकार की, उससे और कम में आपको हल्की हानि होगी, उससे और कम में बिल्कुल थोड़ी सी हानि होगी, केवल अनुभव होगा व्यक्तियों को। इससे और कम में व्यक्ति को हानि नहीं होती है, बस अनुभव हो जाता है, थोड़ा सा पंखा हिल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही कुछ मतलब नहीं होता, मात्र केवल क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने में जो एक कौन सा मीटर होता है उसका नाम लिख दें तो मैं मान जाऊँगा आपकी बात को कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं। उसका नाम आप लोग कमेंट कर दें जल्दी से जल्दी, फिर मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं बताऊँगा आपको कि क्या है इसका राइट आंसर। इसके बाद ये इलाके हैं जो भारत को 5 जोनों में बांटा गया है। जोन 1 जो है डैमेज आप देख पा रहे हैं, ये इलाका ऐसा है जहाँ पे बहुत कम भूकंप आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे खतरनाक जोन की, तो दिल्ली वाला, जम्मू वाला, ये जो आपका गुजरात वाला, और ये उत्तर पूर्वी भारत, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बहुत ही डेंजर जोन है जहाँ पर इतना ज़्यादा मात्रा में भूकंप आते हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा। चलिए, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो भारत में जो इलाके हैं, जो जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, बहुत कम भूकंप आते हैं। तो जो मैंने इलाके आपको सबसे पहले दिखाए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जो गुजरात का रण क्षेत्र हो गया, या फिर जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो पूरी 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, या फिर मेघालय होगा, ये सभी राज्यों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। उसके जस्ट सेकंड में अगर हम बात करें तो देखिए पूरा हिमालय जो इलाका है, ये वाला इलाका, इसमें बहुत ज़्यादा की अगर अपेक्षा बताएं तो कम मात्रा में भूकंप आते हैं। उसके अलावा और कम मात्रा में आप देख ही पा रहे होंगे कि देखिए पूरा ये गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश का आधा इलाका हो गया, यूपी का आधा इलाका हो गया, हरियाणा वाला इलाका हो गया, पंजाब वाला इलाका हो गया, गुजरात का आधा क्षेत्र और राजस्थान का क्षेत्र में आपको ये बहुत कम इलाका यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद भी आपको और इलाके यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितने इलाके में भारत में क्या भूकंप ज़्यादा आता है, क्या भूकंप कम आता है। इसके बाद बात करेंगे हम ज्वालामुखीता या फिर वॉल्केनिसिटी की। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा और भूपटल की सतह के बीच एक नलिका को ज्वालामुखी कहते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, ज्वालामुखी को नहीं देखा है तो एक बार क्या कर लेना, वॉल्केनो गूगल पर सर्च कर लेना, वॉल्केनो इमेज। अगर आप अपनी उंगली उस ज्वालामुखी की लावा में डालेंगे तो आपकी उंगली उसमें से वापस नहीं आएगी, बस ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर आप कभी ज्वालामुखी देखने जाते हैं भारत के जो बैरन द्वीप पर स्थित है, तो प्लीज़ अपनी उंगली को उसमें मत डालिएगा, नहीं तो आपकी उंगली ही गायब हो जाए। पता पड़ा फिर कहोगे सर मेरी उंगली ही गायब होगी। तो पृथ्वी की सतह पर कुछ ज्वालामुखी शंक्वाकार के होते हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति का मुख्य कारण समुद्र तल का विस्तारण, विवर्तनिकी तथा पर्वत निर्माणीकरण प्रक्रिया से संबंधित है। वर्तमान समय में भारत में मात्र बैरन द्वीप पर और नारकोंडम द्वीपों पर ही सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। प्रोफेसर एच.एल. छिब्बन ने 1945 में भारत को निम्न 6 ज्वालामुखी चट्टानों में वर्णन किया हुआ है, लेकिन हमें उन चट्टानों का क्या करना है, लेकिन फिर भी हम आपको चट्टानें दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप चट्टान देख पा रहे होंगे, एक आपको जो धारवाड़ ज्वालामुखी
कुडप्पा ज्वालामुखी, विंध्य ज्वालामुखी, पुराजीवी ज्वालामुखी, मध्यजीवी ज्वालामुखी, क्रिटिसस युग की ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाएंगे। खैर हमारे भारत में कोई ज्वालामुखी नहीं है वैसा, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बैरन द्वीप पर और एक नारकोंडम द्वीप पर आपको दो प्रकार के दो ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। देख पा रहे होंगे भारत के बैरन द्वीप पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सक्रिय ज्वालामुखी जो किसी हद तक भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा पर सबडक्शन की कुछ ज्वालामुखियों में पाया जाता है। ये थोड़े इलाके हैं, आप ध्यान रख सकते हैं कि जो धारवाड़ ज्वालामुखी है जो झारखंड के जेसाल्ट के अवशेष हैं। कुडप्पा में कुडप्पा बीजापुर ग्वालियर क्षेत्र आएगा। विंध्य ज्वालामुखी राजस्थान, मलानी, जोधपुर, किराना, पंजोन पहाड़ियाँ आएगी। और पुराजीवी में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल श्रेणी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पीर पंजाल श्रेणी किस श्रेणी में आती है, तो कश्मीर हिमालय में आती है, याद रख सकते हैं। और डलहौजी, भुवानी, भीमताल ये सभी इलाके हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड, आमेर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है, याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनने वाला। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की। क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बता दें आपको कल आपका इसका टेस्ट होने वाला है। इसका पीडीएफ आज ही रात आपको शायद मिल जाएगा, और नहीं मिल पाए तो कल सुबह आपको पीडीएफ मिलेगा। नहीं मिले तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, और आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम वहाँ पर आपको डेली क्विज देते हैं। और आप हमारी मदद 300 रुपये पर मंथ में कर सकते हैं। और आप लोग जो विद्यार्थी मदद करते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, हमसे पर्सनल चैट करने का मौका मिलता है, और हमारे माय डियर स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई, परिवार, सेहत का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।